नमस्कार प्रिय साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? चलिए तो जानते हैं यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में। हमारी अर्थ कहाँ से आई, कैसे इसका जन्म हुआ। जैसे हम सभी का जन्म हुआ ऐसे अर्थ का भी जन्म हुआ, लेकिन ये आई कैसे? जियोलॉजिकल टाइम स्केल है क्या? इन सभी सवालों का जवाब आज हम सभी ढूंढेंगे। चलिए तो इन सभी सवालों का जवाब हम मिलकर ढूंढते। शुरुआत करते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स। अब ये है क्या? जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है? ठीक है, तो समझते हैं। ये है एक क्रोनोलॉजिकल फ्रेमवर्क। ये क्रोनोलॉजिकल फ्रेमवर्क है जो यूज किया जाता है जियोलॉजिस्ट के द्वारा टू डिस्क्राइब कर सके, जिससे टाइमिंग और रिलेशनशिप उन इवेंट्स के बीच में जो अर्थ के समय हुए थे, अर्थ की हिस्ट्री के समय हुए थे। अब क्रोनोलॉजिकल फ्रेमवर्क होता क्या? ये एक ढांचा होता है। फ्रेमवर्क मतलब आप तो जानते हैं ढांचा। क्रोनोलॉजिकल मतलब होता है काल क्रमबद्ध, मतलब काल के हिसाब से किसी चीज को लगाना। जैसे ये चीज इस समय हुई है और ये चीज इस समय हुई है, तो यही क्रोनोलॉजिकल कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। इट डिवाइड्स द अर्थ 4.6 बिलियन ईयर्स हिस्ट्री। जो ये अर्थ की 4.6 बिलियन ईयर पुरानी हिस्ट्री है, इसको ये डिवाइड करता है किसमें? वेरियस इयॉन्स में, इराज में, पीरियड्स में, इपॉक्स में और एजेस में। ठीक है, और ये हर एक डिवीजन जो है वो करस्पॉन्ड करता है, बताता है सिग्निफिकेंट जियोलॉजिकल चीजों के बारे में, सच एज मास एक्सटिंक्शन, अपीयरेंस ऑफ डोमिनेंट स्पीसीज और प्लेंटोलॉजिकल इवेंट्स के बारे में। फिर बढ़ते हैं इयॉन्स के बारे में। ठीक है, हमने अभी पढ़ा ये सभी बड़ी बड़ी चीजें। अब इयॉन्स का हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, इयॉन ये क्या है? ये लार्जेस्ट टाइम यूनिट है। क्या है? लार्जेस्ट टाइम यूनिट है। अब इसका हम ये क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, ये हमारा इयॉन और ये इसके क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले आता है हमारा हेडेन। इसमें होता है ये अर्लीस्ट इयॉन है। ठीक है, जो कि 4.6 से 4 बिलियन ईयर्स तक रहा। इसमें कवरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, और ये कवर क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। अब आता है एर्कियन। ये क्या है? ये द टाइम व्हेन द फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स अपीयर। ये कौन सा टाइम है? जब सबसे पहली लाइफ क्या हुई थी? अपीयर हुई। सबसे पहली लाइफ फॉर्म जब अपीयर हुई थी। ये कब से कब तक रहा? ये 4 से 2.5 बिलियन ईयर्स तक रहा। फिर आती है प्रोटेरोजोइक। इसमें क्या होता है? ये मार्क्स द टाइम व्हेन मोर कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स बिगिन टू इवॉल्व। ये कब का है? जब बहुत कॉम्प्लेक्स लाइफ क्या हुई? इवॉल्व होना शुरू हो गई। ये कब से कब तक है? 2.5 बिलियन से लेके 541 बिलियन ईयर्स तक। ठीक है, समझ रहे? कॉम्प्लेक्स लाइफ मतलब समझा? जैसे कि इंसान वगैरह। ठीक है, या जानवर, चार टांगों वाले। ठीक है, और जो मोस्ट ऑफ द अर्थ हिस्ट्री हैपन ड्यूरिंग द प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन किसको माना जाता है? ये हेडन, एर्कियन और प्रोटेरोजोइक, इन तीनों को मिला के हम कहते हैं प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, इधर ही मतलब जो अर्थ की हिस्ट्री ज्यादातर इधर ही हुई। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम फेनेरोजोइक पे। हमने फेनेरोजोइक जाना कि क्या था? आपको याद है? इसी का इयॉन का एक पार्ट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पेन ले लेते हैं। फेनेरोजोइक ये क्या है? ये करंट इयॉन है जो हम जी रहे हैं, जिसमें वही है करंट इयॉन। ये क्या करता है? डिवाइडेड इनटू 3 इरास। ये क्या है? 3 इरास में डिवाइडेड है। ठीक है, कौन कौन से? पैलियोजोइक, मीसोजोइक और सेनोजोइक। पैलियोजोइक जो कि 541 से 252 मिलियन ईयर्स तक रहा। फीचर्ड द कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। इसमें क्या हुआ? कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ।
where the diverse life forms rapidly evolved. यहाँ क्या हुआ, जो डाइवर्स तरह की लाइफ फॉर्म्स थी अपियर हुई, जल्दी जल्दी इवॉल्व होने लगी। ठीक है, अब आता है मीसोजोइक। इसमें है ये 252 से 66 मिलियन ईयर तक रहा। इसमें नोन एज द एज ऑफ रेप्टाइल्स, इसको क्या कहते हैं, किस कैसे जाना जाता है, एज ऑफ रेप्टाइल्स के नाम से ये जाना जाता है। इन इट इंक्लूड्स द रेन ऑफ डायनासोर्स, और इधर डायनासोर भी पाए गए थे, रहे थे। सेनोजोइक 66 मिलियन ईयर्स अगो टू प्रेजेंट, ये कब से कब तक रहा, 66 मिलियन पहले शुरू हुआ था और ये अब तक चल रहा है। द एज ऑफ मैमल्स, ये किस लिए जाना जाता है, एज ऑफ मैमल्स, मैमल्स की एज के लिए। मार्क द राइज ऑफ ह्यूमंस, और यहाँ पे ह्यूमंस होने लगे, ह्यूमंस का राइज होने लगा। इस तरह ह्यूमंस का राइज होने लगा। ठीक है, ईच इरा इज डिवाइडेड इनटू पीरियड्स, और ये सभी जो इरा है पीरियड्स में डिवाइडेड, लाइक द जुरासिक पीरियड एंड फर्दर इनटू इपॉक्स एंड एजेस। ठीक है, जुरासिक मूवी देखी है आप सभी ने, बताइए, देखिए तो कमेंट में बताइएगा। चलिए तो अब आगे शुरू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, इसके बारे में, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे और ओरिजिन ऑफ अर्थ भी समझेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे शुरू करते हैं। द ओरिजिन ऑफ अर्थ इज स्टडीड थ्रू सेवरल थ्योरीज, हम जो ओरिजिन अर्थ का सेवरल थ्योरीज दी गई है, हम इसमें से मोस्ट एक्सेप्टेड वंस को पढ़ेंगे। और जो ये मैंने आपको समझाया, जियोलॉजिकल टाइम स्केल का क्वेश्चन आपके लिए बीए में जरूर आ जाता है, ज्यादातर आ ही जाता है, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा, आपको अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। कठिन कंसेप्ट लगता है लेकिन अब ये आपके लिए पक्का कठिन नहीं रहा होगा। चलिए तो अब आगे बढ़े। ठीक है, थैंक यू। चलिए, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, अब हम समझते हैं यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में। उप्स, हाँ ये स्लाइड थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, चलिए कोई बात नहीं, चल जाता है। चलिए हम पढ़ते हैं हम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इज अ कॉम्प्लेक्स एंड फैसिनेटिंग क्वेश्चन। क्या है, जो ओरिजिन मतलब हमारा यूनिवर्स कहाँ से आया, ये एक कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग क्वेश्चन रहा है। दैट हैज बीन पॉन्डर्ड बाय फिलोसफर्स एंड साइंटिस्ट फॉर मिलेनिया, इसको फिलोसफर्स और साइंटिस्ट बहुत समय से खोज रहे हैं, समझ रहे हैं। द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी टुडे इज द बिग बैंग थ्योरी, जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है, सबने जिसको ज्यादातर लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया थ्योरी को यूनिवर्स के ओरिजिन को लेकर, वो कौन सी है, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, समझते हैं क्या है अभी बिग बैंग थ्योरी, समझना पड़े। ये है द यूनिवर्स, ये कहती है कि जो यूनिवर्स था बिगन एज अ इनक्रेडिबली हॉट डेंस पॉइंट ऑफ एनर्जी एंड मैटर। क्या था, जो हमारा यूनिवर्स शुरू हुआ है वो एक पॉइंट से शुरू हुआ, और वो पॉइंट कैसा था, हॉट था, एकदम गर्म था, डेंस था, और उसमें वो किससे बना था, एनर्जी और मैटर से ये बना था। अराउंड 13.8 बिलियन ईयर्स अगो दिस पॉइंट एक्सप्लोडेड आउटवर्ड इन अ कॉस्मिक इवेंट नोन एज बिग बैंग। फिर ये क्या हुआ, 13.8 बिलियन ईयर्स पहले ये एक्सप्लोर हो जाता है। ठीक है, एक इन अ कॉस्मिक इवेंट, और फिर इसको हम कहते हैं बिग बैंग। ठीक है, इसी को हमने क्या कहा, बिग बैंग। देख सकते हैं आपको इस डायग्राम को देख के आपको समझ आ रहा होगा, इस इमेज को देख के आप समझ पा रहे हैं क्या है कि हमारी एक पॉइंट होती है वो एक्सप्लोर हो जाती है और ऐसे आउटवर्ड एक्सप्लोर होती है, फिर आपका मतलब धीरे धीरे सब चीजें बनने लगती हैं, मैटर वगैरह, एटम्स वगैरह बनते हैं, मैटर वगैरह बनता है, और फिर धीरे धीरे हमारी प्लैनेट्स भी बनती हैं। ठीक है, गैलेक्सीज बनती हैं। एज द यूनिवर्स एक्सपेंडेड, फिर धीरे धीरे जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड होता गया, ये कूल होता गया, एंड द मैटर बिगेन टू फॉर्म, जैसे धीरे धीरे ये यूनिवर्स एक्सपेंड होता जा रहा था और कूल होता जा रहा था। ठीक है, तो क्या हुआ, मैटर भी फॉर्म होने लगा। ये देखिए मैटर फॉर्म हुआ, मैटर, और फिर ये प्लैनेट भी हमारे आने लगे। आगे बढ़ते हैं।
की पॉइंट्स को समझ लेते हैं, बिग बैंग थ्योरी से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स को देखते हैं। चलिए, सिंगुलैरिटी, द यूनिवर्स स्टार्टेड एज अ पॉइंट ऑफ एन इनफाइनाइट डेंसिटी एंड टेम्परेचर। जो यूनिवर्स था एक ही चीज से शुरू हुआ, एक पॉइंट से शुरू हुआ जिसमें इनफाइनाइट या कि इनफाइनाइट डेंसिटी और टेम्परेचर था। फिर एक्सपेंशन, आफ्टर द बिग बैंग द यूनिवर्स बिगेन टू एक्सपेंड रैपिडली। क्या हुआ? पहले हमारा पॉइंट फूट गया, एक्सप्लोड हो गया, ठीक है, और फिर धीरे धीरे ये एक्सपेंड होता चला गया, ठीक है, इस तरह एक्सपेंड हो गया। फिर आता है कूलिंग प्रोसेस एंड द यूनिवर्स एक्सपेंडेड। अब कोई चीज एक्सपेंड हो रही है तो वो क्या होगी? कूल होगी। ये कूल होने लगी, इससे क्या हुआ? अलाउइंग मैटर टू फॉर्म, जिससे मैटर बनता है। जैसे कोई कप में चाय ले लो, ये कप में चाय ले, लेकिन अब इसको हम क्या थाली में डालते हैं, थाली में डालते या प्लेट में डाल दें तो ये क्या जल्दी ठंडी हो जाती है ना, ठीक है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन CMB, द बिग बैंग left behind a faint glow of radiation called the CMB, which provides evidence for the theory। अब एविडेंस के लिए हम CMB को यूज करते हैं एविडेंस की तरह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आती है ओटो जी स्मिथ की थ्योरी। एक सोवियत एस्ट्रोनॉमर क्या थे? ओटो जी। इनका क्वेश्चन बहुत बार आता है, मैंने आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही लिए, हाँ आपके लिए फालतू का नहीं लेने वाले हम, ठीक है। ये वाला टॉपिक आपको पढ़ लेना, जैसे आपका क्वेश्चन आ जाएगा ओटो जे स्मिथ की थ्योरी को बताएं। तो अब ये हमारे सोवियत एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है, और एक जियोकेमिस्ट भी थे। इन्होंने क्या प्रपोज किया? इन्होंने प्रपोज की थ्योरी ऑफ प्लैनेटरी फॉर्मेशन, ठीक है, इन द 1940s में। दिस थ्योरी ऑफ्टन रिफर्ड टू एज द गैस डस्ट क्लाउड हाइपोथेसिस। इसको हम गैस डस्ट क्लाउड हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं। इज अ प्रीकर्सर टू द मॉडर्न नेबुलर हाइपोथेसिस दैट इज वाइडली एक्सेप्टेड टुडे, ठीक है। की पॉइंट्स क्या थे इस थ्योरी के? गैस डस्ट क्लाउड, Smith proposed that the solar system formed from a large rotating gas dust cloud। इन्होंने क्या कहा था? जो हमारा यूनिवर्स फॉर्म हुआ है एक लार्ज गैस के डस्ट क्लाउड से हुआ है। ग्रेविटेशनल कोलैप्स एज द क्लाउड कूल्ड, जैसे जैसे क्लाउड क्या हुआ? कूल हुआ, ठंडा हुआ और कॉन्ट्रैक्टेड, इट बिगेन टू रोटेट फास्टर, और धीरे धीरे ये तेज घूमने लगा ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फिर आती है प्लैनेटेसिमल फॉर्मेशन, द क्लाउड्स मटेरियल कंडेंस्ड इनटू स्मॉलर सॉलिड बॉडीज कॉल्ड प्लैनेटेसिमल। फिर आता है प्लैनेटरी एक्रीशन, these प्लैनेटेसिमल कोलाइडेड एंड मर्ज्ड ओवर टाइम। ये क्या हुई? ये जो प्लैनेटेसिमल्स थी वो कोलाइड हुई और धीरे धीरे फिर मर्ज भी होने लगी समय के साथ, इवेंचुअली फॉर्मिंग द प्लैनेट्स, और धीरे धीरे प्लैनेट्स बनाने लगी। फिर आते हैं, अब पढ़ते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस को, ठीक है। नेबुलर हाइपोथेसिस, दिस थ्योरी सजेस्ट दैट द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स फॉर्म फ्रॉम अ जायंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस नोन एज नेबुला। ये थ्योरी क्या सजेस्ट करती है? ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि जो हमारी अर्थ है वो किस तरह, अर्थ और अदर प्लैनेट से वो किस तरह फॉर्म हुई है? वो फॉर्म हुई है एक जायंट क्लाउड से। किसके से जायंट क्लाउड है? तो किससे बना है? गैस और डस्ट से बना है, जिसको हमने क्या कहा है? इसको हमने नेबुला कह दिया है, ठीक है, नेबुला का है। अराउंड 4.5 मिलियन ईयर्स अगो, और कब बना था? 4.5 मिलियन ईयर्स अगो पहले बना। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, इस हाइपोथेसिस के अनुसार द नेबुला collapsed अंडर इट्स ग्रेविटी फ्रॉम द सन एंड इट्स सेंटर, ठीक है, कोलैप्स हो गया नेबुला अपनी ग्रेविटी की वजह से, और उसने क्या किया? सन बनाया एज इट्स सेंटर, द रिमेनिंग मटेरियल कूल्ड, और जो बचा हुआ मटेरियल था
वो कूल्ड हो गया और कंडेंस टू फॉर्म प्लैनेट्स, और प्लैनेट्स उसने बना दी, और उसमें अर्थ भी हमारी आती है। ये रहा हमारे नेबुला, इस तरह बना है, ये सन बन गया बीच में, फिर बाद में प्लैनेट्स भी बन गए, ठीक है। फिर आता है एक्रेशन थ्योरी। एक्रेशन थ्योरी, इसमें once the earth formed, it grew by gradual accumulation of smaller particles and debris in space. जब हमारी अर्थ बन जाती है, grew by gradual accumulation of smaller particles and debris in space, और फिर बढ़ती है किससे, accumulation से, smaller particles और debris से जो स्पेस में। The heat generated from collisions and radioactive decay caused Earth to melt partially, leading to the formation of its layer. फिर कहते हैं जो हीट की जनरेट हुई थी कॉलिजन से और रेडियो एक्टिव डिके से, उसने क्या किया, अर्थ को मेल्ट कर दिया पार्शियली, पार्शियली मतलब कुछ आधा पड़ता कहीं कहीं से, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ इट्स लेयर्स, जिससे क्या बनी, लेयर्स बनी, ठीक है। ये थ्योरी किसने, लेयर्स की, ठीक है, समझ लेना, समझ गए। अब आते हैं प्लैनेटरी डिफरेंशिएशन। in earth in Earth's early molten state, heavier materials like iron sank to the center, forming the core, while lighter materials rose to form crust and mantle. समझते रहिएगा। देखिए इसमें क्या है, हमारी अर्थ है, अर्थ अर्ली मोल्टन स्टेट, जब ये मोल्टन स्टेट में थी तो ये क्या कहता है, जो हमारे हैवी मटेरियल्स थे जैसे कि आयरन वगैरह, तो वो क्या हुए, तो सैंक हो गए, क्या हुए, सैंक हो गए सेंटर में, ठीक है, जिन्होंने मिलके बनाया कोर, और जो कि लाइटर सब्सटेंस थे, लाइटर मटेरियल्स थे, वो क्या हो गए, वो ऊपर चले गए। ये देखिए ये सिंक हो रहे हैं और फिर वो लाइटर मटेरियल्स ऊपर चले जाते हैं, ये बताएंगे हमारे लाइटर मटेरियल्स, ये हमारा सबसे हेवियर मटेरियल्स, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ठीक है। रोज टू फॉर्म द क्रस्ट एंड मेंटल, और लाइटर मटेरियल्स ने क्या बनाया, क्रस्ट और मेंटल को बनाया, ठीक है। ये एक्रेशन थ्योरी का एग्जांपल है, मतलब डायग्राम है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, बस समझते रहिएगा और क्या सके। चलिए इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में हम पढ़ते हैं। ये डायग्राम पहले आप समझ लीजिए, इसमें क्या है, आप ये डायग्राम देखिए तो आपको अच्छा लगेगा देख के, ठीक है। सबसे पहले क्या है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, हमारी है सबसे पहले, चलिए क्रस्ट, क्या है, सबसे पहले क्रस्ट है, फिर आती है हमारी मेंटल, ये क्या है, 2 टाइप्स की होती है, ये भी 2 टाइप्स की होती है, और हमारी कोर भी 2 टाइप्स की होती है। मेंटल हमारी क्या होती है, अपर, और होती है हमारी अपर मेंटल, और एक होती है हमारी लोअर मेंटल, ठीक है। फिर आते हैं हम कोर पे, कोर हमारी होती है, कोर भी हमारी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है आउटर कोर और एक होती है इनर कोर। ये देखिए कितनी डेंस है, कितनी हैवी मटेरियल्स में है, ठीक है। अब आगे समझते, ठीक है। ये डायग्राम आंखों में बसा दीजिए खुद, बहुत प्यारा सा डायग्राम है, जब भी देखेंगे आपको याद आ जाएगा, सब चीज कहानी समझ में आ जाएगी, आपके सामने एकदम छा जाएगी, छा जाती है ना, वो कौन सी मूवी थी, चलिए आप ही बताइए कौन सी मूवी, मुझे याद नहीं आ रही। चलिए इंटीरियर ऑफ द अर्थ, the Earth's interior is divided into several layers based on chemical composition and physical property. अर्थ का इंटीरियर सेवरल लेयर्स में डिवाइडेड है, जो कि बेस है केमिकल कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज में। देखते हैं क्रस्ट, मैंने बताया क्रस्ट, तो क्रस्ट देखते हैं, ये अर्थ आउटर मोस्ट लेयर है जो कि सॉलिड है और थिन है। क्रस्ट अभी देखा, जो सबसे बड़ी क्रस्ट लेयर होती है, 1 2 3 सही ठीक है। जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है हमारी क्रस्ट, ये है सॉलिड है और थिन है, थिन मतलब पतली है। ये कंपोज्ड ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट, ये 2 टाइप की होती है। जो क्रस्ट एक मतलब हमारे कॉन्टिनेंट्स में पाई जाती है, और एक जो हमारी ओशियंस में पाई जाती है। ओशियन की क्रस्ट पतली होती है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हमारी मोटी होती है, ठीक है, ये रहा लिखा है थिकर, एंड जो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो हमारी थिकर है
और इसमें मेनली क्या होता है, इसमें मेनली ग्रेनाइट पाया जाता है। ओशियनिक क्रस्ट जो कि क्या होती है, थिनर होती है, पतली होती है और मेड ऑफ बसाल्ट, इसमें बसाल्ट से बनी होती है। ठीक है, थिकनेस क्या है, क्रस्ट है जो हमारी, इसकी थिकनेस क्या है, वो है 5 से लेके 70 किलोमीटर तक। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं मेंटल की बारी। लाइज बीनीथ द क्रस्ट एंड एक्सटेंड्स टू, क्रस्ट से शुरू होती है और कहां तक खत्म होती है, 2900 किलोमीटर क्या है, डीप है। ये मेड ऑफ सिलिकेट मिनरल्स, ये किसी बनी सिलिकेट मिनरल से बनी है। डिवाइडेड इनटू द अपर मेटल एंड लोअर मेटल, और ये डिवाइडेड है अपर मेटल और लोअर मेटल में। द अपर मेटल इंक्लूड्स द एस्थेनोस्फेयर, जो अपर मेंटल है हमारी, ये दो लेयर्स में डिवाइडेड है, और जो हमारी अपर लेयर है इसका एस्थेनोस्फेयर, इसमें क्या है, अपर लेयर में हमारा एस्थेनोस्फेयर है, विच इज सेमी फ्लूइड एंड अलाउज टेक्टोनिक प्लेट्स टू मूव। ये क्या है, ये सेमी फ्लूइड है। ठीक है, इसकी वजह से ये अलाउ करता है टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं उनको मूव करने में। द मेंटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वेक्शन करंट्स, और जो ये मेंटल है यही कन्वेक्शन करंट्स के लिए क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है। आप जानेंगे इनका कितना ज्यादा यूज है इन कन्वेक्शन करंट, किस काम आते हैं, क्या क्या करते हैं। डेड ड्राइव प्लेट टेक्टोनिक्स, ये बताया, जो कि प्लेट टेक्टोनिक्स में मदद करते हैं, इनको ड्राइव करते हैं। ठीक है, अब जानेंगे हम कोर के बारे में। कोर क्या है, कंपोज ऑफ आयरन एंड निकल, किससे बनी है, आयरन और निकल से बनी है। ये डिवाइडेड इनटू आउटर कोर और इनर कोर में डिवाइडेड। आउटर क्या है, मेरी लिक्विड है, और जो इनर कोर है वो हमारी सॉलिड है। आउटर कोर रिस्पॉन्सिबल होती है जनरेट करने के लिए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड्स को। ठीक है, थ्रू द मूवमेंट ऑफ मोल्टन आयरन, जिससे जो मोल्टन आयरन होता है उससे जाते। द इनर कोर रिमेन सॉलिड, जो इनर कोर है वो सॉलिड ही है ड्यू टू एक्सट्रीम प्रेशर। क्यों सॉलिड है, इनर कोर हमारी सॉलिड है, क्यों है, एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से। डिस्पाइट बीइंग इनक्रेडिबली हॉट, ये बहुत ज्यादा हॉट है, फिर भी हमारी ये सॉलिड है। अराउंड कितना ही हॉट है ये, 5000 से 7000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आज का लेक्चर करिए, चलिए वीडियो कह देते हैं, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।